So dear friends, in this video lecture, let we discuss first upon the question number 16. Discuss the Arrhenius theory of electrolytic dissociation. An answer for that is, the Arrhenius put forward a theory about the electrolyte. The theory is known as the Arrhenius theory. ये Arrhenius ने एक theory दी है जिसको हम क्या कहते हैं, Arrhenius theory कहेंगे of the electrolytic dissociation. The important points of this theory are as, first point है, the electrolyte when dissolved in water dissociates into the positively and negatively charged ions. The process is called as the electrolytic dissociation. पहला पॉइंट क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं या सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा. जैसे NaCl डिसोसिएट होगा, सोडियम पॉजिटिव और पोटेशियम क्लोरीन नेगेटिव. सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, द टोटल चार्ज कैरीड बाय द पॉजिटिव आयंस is equal to that carried by the negative ions, so that solution as a whole is electrically neutral. Very simple है ना. NaCl है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव न्यूट्रल होगा. अगर कैल्शियम क्लोराइड होता तो Ca2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव 2, तो ओवरऑल जो सोल्यूशन है वो चार्ज नहीं होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एनायन होंगे. तो कोई चांस ही नहीं है कि क्या हो, कि इसमें कोई डिसबैलेंस हो चार्जेस में. चार्जेस विल बी द कांस्टेंट. थर्ड पॉइंट है दोस्तों, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस द पॉजिटिव आयंस माइग्रेट टुवर्ड कैथोड एंड हेंस आर कॉल्ड कैटायंस, व्हाइल द नेगेटिव आयन माइग्रेट टुवर्ड द एनोड आर कॉल्ड एज द एनायंस. मतलब जो कैथोड की ओर माइग्रेट होगा वो कैटायन और जो एनोड की ओर होगा वो एनायन. मतलब कैटायन जिधर माइग्रेट होंगे उसको हम कैथोड कहेंगे, एनायन जिधर माइग्रेट होंगे उसको हम एनोड कहेंगे दोस्तों. देन फोर्थ पॉइंट, द आयंस फॉर्म्ड reunite to form the undissociated molecule till there is an equilibrium between the ions and the undissociated molecule. अब जो भी आयन मतलब डिसोसिएशन हुआ था, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो क्या होगा, फिर से रीयूनाइट होगा. मतलब इनका इक्विलिब्रियम में चालू होगा डिसोसिएशन. सोडियम क्लोराइड सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन में कन्वर्ट होगा, फिर से सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा. ये इक्विलिब्रियम में चालू रहेगा जब तक सारे अनडिसोसिएशन जब तक डिसोसिएशन नहीं होता है तब तक. द whole of the electrolyte may not dissociate into the ions, only a part of the electrolyte may dissociate. टोटल इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होता है, कुछ पार्ट उसका होगा. The fraction of the total number of molecules of the electrolyte that dissociate into the ions called as the degree of dissociation. मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट में जितना पार्ट डिसोसिएट होता है उस पार्ट को हम क्या कहेंगे दोस्तों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो हाउ वी विल डिफाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन. कितना हमने पार्टिकल्स लिया था, कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे और कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ था, उसको हम कहेंगे degree of dissociation. The degree of dissociation increases with dilution and becomes maximum at infinite dilution. तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, ज़्यादा हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा दोस्तों, बढ़ता जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और जो इन्फिनिट डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन करते गए जब इन्फिनिट डाइल्यूशन होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम होगा दोस्तों, है ना. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. 6, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज ड्यू टू द आयन प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. मतलब सीधी सी बात है, कंडक्शन क्यों है कि इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, इसीलिए तो कंडक्शन होगा. ग्रेटर द डिसोसिएशन हायर इज द कंडक्टेंस, ग्रेटर इज द डिसोसिएशन, ग्रेटर नहीं है वो ग्रेटर, जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उतना कंडक्टेंस ज़्यादा होगा दोस्तों. चलिए 6 पॉइंट की बात करते हैं हम लोग. 7th पॉइंट, द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स लाइक अ मॉलिक्यूल टुवर्ड्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. मतलब जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं डिसोसिएशन के बाद वो जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बिहेव करते हैं वैसे ही करेंगे. और 7th पॉइंट है दोस्तों, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स आयंस. सीधी सी बात है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है, जो रेस्पेक्टिव आयंस प्रोड्यूस हुए ना उसकी प्रॉपर्टी है. ठीक है दोस्तों. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. व्हाट इज एसिमेट्रिक इफेक्ट और द इलेक्ट्रोफेरिक इफेक्ट. इसी को हम कहेंगे रिलैक्सेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस द देब्बे-ह्यूकेल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. सो व्हाट इज दैट.
The quantitation aspect of the inner ionic attraction was developed by the Debye and Huckel and became the famous as the Debye-Huckel theory of the strong electrolytes. So क्या है वो? The main points of the Debye-Huckel theory are as follows. पहला point, strong electrolytes are almost completely ionized in an aqueous solution. अगर वो strong electrolyte है तो almost क्या होगा, वो dissociate हो जाएगा, ionized हो जाएगा किसी भी dilution पे. Consequently, degree of dissociation is unity at moderate concentration. मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो नियर अबाउट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा कौन से, मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन पे भी. देयरफॉर according to the Debye-Huckel, increase in equivalent conductance with dilution is due to the increase in the mobilities of the ions due to the reduction of the inner ionic forces. तो उनके जो इंटर आयोनिक फोर्सेस है वो कम होते हैं, मोबिलिटी बढ़ जाती है और वही कंडक्टिविटी बढ़ने का मेन फिनोमेना है दोस्तों. नाउ सेकेंड, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द आयंस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस गवर्न बाय द कूलम्स लॉ. मतलब आयंस के बीच में जो फोर्सेस उसको हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्सेस है वो कूलम लॉ से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. सो इट इज़ गिवन एज ई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय डी डेब्बे कांस्टेंट E1 E2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर E1 and E2 are changes on the positive and negative ions, D is dielectric constant of the medium and R is distance between the ions. ये फैक्टर्स दिए हुए हैं. Now third point, in solution of the strong electrolytes, ions move under the influence of electric current through the medium. In this situation, two forces act on the mobile ions. For example, electrostatic and viscous drag, that is resistance of the medium due to the viscosity. मतलब क्या है कि जो strong electrolytic solution है उसमें जो आयंस मूव होते हैं किसके, हमने दो अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट मतलब निगेटिव और पॉजिटिव पोल है ना, तो उनमें जो मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है उनके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, आयंस जो है वो मूव होता है. अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जो दो फोर्सेस है वो मोबाइल मतलब आयंस पे क्या होता है, एक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड विस्कस ड्रैग, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसके वजह से आयंस मूव होते हैं और उनमें जो विस्कस जो ड्रैग होता है, खिंचा होता है, वो रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम ड्यू टू द विस्कोसिटी. मतलब जितना विस्कस सोल्यूशन है रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, रेजिस्टिविटी. रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू देन व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रिकल फोर्स माइनस विस्कस ड्रैग. मतलब रेजिस्टेंस जो फोर्स कितना है कि इलेक्ट्रिक जो दो पोल है पॉजिटिव और निगेटिव एनोड और कैथोड, उसके वजह से जो फोर्स क्रिएट हुआ है, बट उसमें से क्या होगा, विस्कोसिटी या रेजिस्टेंस जितना उसको माइनस कर देंगे तो टोटल फोर्स उतना अप्लाई होगा उस पर. दस इट इज़ क्लियर दैट velocity of ions that depends on the magnitude of the resultant force. टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना है उस पर वेलोसिटी डिपेंड करेगा, है ना. फोर्थ पॉइंट क्या है, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ Debye-Huckel theory is that moderately concentrated solution each ion is surrounded by atmosphere of the oppositely charged ions. Debye-Huckel क्या कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर कैसा है कि कोई भी एक पॉजिटिव या निगेटिव आयन है उसको सराउंडेड में क्या है, बहुत सारे अपोजिट आयंस उसमें चारों ओर से फैले हुए हैं. मतलब निगेटिव को पॉजिटिव आयन का सराउंडिंग और पॉजिटिव को निगेटिव आयन का सराउंडिंग. साइमल्टेनियसली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर अटैच टू द आयोनिक एटमॉस्फेयर, और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसको भी इनका जो है माइग्रेटिंग आयन का एटमॉस्फेयर मिला हुआ है. The two factors which are responsible for lowering the conductivity of solution of strong electrolyte are, मतलब दो फैक्टर जिसके वजह से क्या होता है कि सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है. वो कौन से है, पहला है रिलैक्सेशन इफेक्ट और दूसरा है इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट. सो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे दोस्त, व्हाट इज द रिलैक्सेशन इफेक्ट. दोस्तों सपोज द सेंट्रल एनायन इज सराउंडेड बाय एन आयोनिक एटमॉस्फेयर ऑफ कैटायन. ठीक है, मान के चलिए कि कोई एक, हम एग्जांपल लेते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट का, तो उसमें हम एग्जांपल क्या करें, एक सेंट्रल एनायन ले रहे, एक एनायन है और उसके आजू बाजू में क्या है, बहुत सारे जो कैटायन है वो सराउंड किए हुए. मतलब एनायन के आजू बाजू में कैटायन, कैटायन के आजू बाजू में एनायन. तो अगर इस तरह का एक एटमॉस्फेयर अगर है, जो कि अभी हम लोग अभी ये फिगर में देखने वाले हैं, देखिए इस फिगर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है. व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, the anion will move toward the anode, leaving behind the ionic atmosphere of cation. At the same time, new ionic atmosphere is under the formation as its front side, anode side. मतलब क्या है
कि केटायन की तरफ क्या होंगे, एनायन मूव होंगे और एनायन की तरफ केटायन। और जो डायरेक्शन कैसे होगा, अगर केटायन की तरफ मूव हो रहे तो क्या होंगे, जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज क्या होगा, केटायन की ओर झुकेगा और एक जो अपोजिट एटमॉस्फेयर है वो पीछे छोड़कर जाएगा। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आयोनिक एटमॉस्फेयर डज नॉट टेक्स प्लेस एट द सेम रेट एज प्रीवियस वन डिकेज। जो पिछला जिस हिसाब से ब्रेकडाउन हुआ आयोनिक एटमॉस्फेयर, नए को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। दिस टाइम लैग और डिफरेंस इन द टाइम बिल्डिंग ऑफ न्यू आयोनिक एटमॉस्फेयर टू द इक्विलिब्रियम and disappearance of the odd one is known as the relaxation time, not relation time। मतलब नए एटमॉस्फेयर से नए इसमें पुराने एटमॉस्फेयर से नए एटमॉस्फेयर बनने को जो टाइम लगता है और जो थोड़ा सा क्या होता है वो टाइम का डिफरेंस आता है, उसको हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम ऐसा कहेंगे दोस्तों। दिस टाइम लैग इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इन केस ऑफ 0.1 मोलर univalent electrolyte is only 0.6 multiplied by 10⁻⁻10 second, and it is denoted by and given by theta। तो थीटा क्या होगा, 0.6 multiplied by 10⁻⁻10 second upon Cz, or here again it is directly proportional to the alpha, it is directly proportional to the theta 1/c। सो ये इससे हम लोग क्या करेंगे, जो 0.1 मोलर यूनिवालेंट इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम थीटा ये करके मान के चलेंगे थीटा, और इस तरीके से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिलैक्सेशन इफेक्ट को निकालेंगे दोस्तों, है ना। वेयर C इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, Z वैलेंसी ऑफ द आयन, पता है आपको, थीटा क्या है, टाइम ऑफ रिलेशन ऑफ द आयनिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। रिलेशन एक्चुअली वो रिलैक्सेशन है, मतलब रिलैक्सेशन के लिए आयनिक एटमॉस्फेयर के रिलैक्सेशन के लिए जो टाइम लगता है उसको थीटा कहेंगे। ओविंग टू दिस रिलैक्सेशन टाइम लैग देयर विल बी ऑलवेज बी मोर पॉजिटिव चार्ज टू द लेफ्ट ऑफ द एनायन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एन एनायन एक्सपीरियंस रिटार्डिंग फोर्स विच ड्रैग्स इट बिहाइंड। दिस इफेक्ट इज नोन एज द रिलैक्सेशन इफेक्ट। मतलब क्या है कि एनायन जो है वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा रिटार्डिंग फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, और जिसके वजह से क्या होगा, वो पीछे की ओर खींचेगा, ड्रैगिंग फोर्स होगा उसको पीछे खींचने वाला, उसी को हम रिलैक्सेशन इफेक्ट कहेंगे दोस्तों। इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस अराउंड द एनायन, दैट इज इन अदर वर्ड्स देयर इज अ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन दिस न्यू सिचुएशन देयर आर अनइक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस अराउंड इट, हैंस इट इज़ नोन एज द असिमेट्रिक इफेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं है तो कुछ दिक्कत नहीं, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो फ़र्क तो पड़ेगा ही दोस्तों, है ना। फर्दर मोर इन द रीजन इन विच एनायन मूव्स देयर आर रिलेटिवली एन एक्सेस ऑफ द पॉजिटिव आयंस विच ऑल्सो कॉजेज रिटार्डिंग इफेक्ट टू इट्स मोशन। सो वाइस वर्सा दोनों केस में वो होगा ही। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है वो देखते हैं। दिस इफेक्ट ऑल्सो स्लोज डाउन द मोशन ऑफ द आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। This is related to the tendency of the ionic atmosphere. According to the Debye-Huckel energy ion in the solution is surrounded by the molecule of the solvent which are associated with the ionic atmosphere. Under the influence of electric field, these oppositely charged molecules of the solvent along with the ionic atmosphere will move in the opposite direction of the ion. This retarding effect on the velocity of the ion is called as the electrophoretic effect. Very simple दोस्तों, कि इसमें जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट भी आयनस कंडीशन में होता है, तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, जब कैथोड की तरफ कैटायन मूव हो रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्वेंट भी मूव होगा, एनोड की तरफ एनायन मूव हो रहा है तो निगेटिवली चार्ज सॉल्वेंट भी मूव होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने की वजह से रिटार्डिंग फोर्स बढ़ जाएगा या उसको रोकने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, स्पीड जो है आयंस के माइग्रेशन की स्पीड और कम हो जाएगी, और ये जो सॉल्वेंट आयन अपोजिट मूव होने की वजह से एक रिलैक्सेशन इफेक्ट फिर से आ जाता है। इसी इफेक्ट को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहेंगे। तो एक है हमारा रिलैक्सेशन इफेक्ट, या फिर ठीक है रिलैक्सेशन इफेक्ट, रिलैक्सिंग इफेक्ट, और दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये दो इफेक्ट ही क्या करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं पर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंडक्टिविटी को लो करने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं तो आप मुझे डाउट तो पूछ ही सकते हैं। चलिए तब तक के लिए हम मिलते हैं
नए वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैव अ गुड डे।